हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका इंडियन इकोनॉमी और भारत की अर्थव्यवस्था के लेक्चर नंबर 13 में। दोस्तों, लेक्चर नंबर 12 में हमने इन्फ्लेशन और बिजनेस साइकिल, खासतौर से इन्फ्लेशन के डिटेल डिस्कशन में थर्ड लेक्चर डिलीवर किया। और जैसा हमने लेक्चर नंबर 12 में कहा कि लेक्चर नंबर 13 में हम रैपअप करेंगे 4 लेक्चर्स की सब सीरीज इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल को। तो आज का जो लेक्चर है, क्योंकि इन्फ्लेशन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, डेफिनेशंस हैं, इंपैक्ट्स हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे ट्रैक किया जाता है, क्या इंडिसेस होते हैं, क्या ट्रेंड्स देखे गए हैं, गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स क्या हो सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। आज का जो लेक्चर है वो लास्ट पार्ट, सेकंड पार्ट है हमारे कॉन्वर्सेशन का, उसको कवर करेगा। और एक ही लेक्चर में ये जो बिजनेस साइकिल वाला पार्ट है इसको आज हम कवर करेंगे। आज का लेक्चर रिलेटिवली शॉर्ट होगा बाकी लेक्चर्स के मुकाबले, और बिजनेस साइकिल के जो की टर्मिनोलॉजीज हैं, की इवेंट्स हैं, की साइकिल्स हैं, उन सभी के बारे में एक एक करके आपके साथ डिस्कशन हो जाए। दोस्तों, किसी भी लेक्चर या किसी भी वीडियो के रिसोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन, पहला लिंक इंग्लिश, दूसरा हिंदी, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। पहले लेक्चर्स की तरह आज के लेक्चर नंबर 13 ऑन इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल एंड मोर ऑन बिजनेस साइकिल का जो मेन रेफरेंस सोर्स है वो है 13th एडिशन इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह। एब्सोल्युटली स्टनिंग, ब्रिलियंट बुक। चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस साइकिल, मान लीजिए किसी भी कंट्री में ये जो ट्विन इंटरेस्टिंग ड्राइवर्स होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, इसमें काफी हद तक इंटरनल इंडिपेंडेंस होती है कि जब ग्रोथ होगा तो ही डेवलपमेंट होगा। मतलब जब ग्रोथ होगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी, लोगों के पास पैसा आएगा, इनकम्स बढ़ेंगी, इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, तो उसी को फिर डेवलपमेंट में कन्वर्ट किया जाएगा। जब पैसा, टैक्सेस गवर्नमेंट के पास आएंगे, लोगों के पास सेविंग्स होंगी, उसको इन्वेस्टमेंट किया जाएगा अलग अलग डेवलपमेंट सेक्टर्स में। वो एग्रीकल्चर हो सकते हैं, वो एजुकेशन हो सकते हैं, वो हेल्थ हो सकते हैं, ट्रांसमिशन हो सकते हैं, चाइल्ड केयर हो सकते हैं, विमेन रिलेटेड इश्यूज पे इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इंटरनेशनल अफेयर्स पे हो सकता है, या हमारी डिफेंस फोर्सेस पे हो सकता है, जो सभी डेवलपमेंट के की इंटरेस्टिंग कंपोनेंट्स हैं। और ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, और ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है कैसे टाइम के साथ इवॉल्व हुआ, और ग्रोथ के बाद डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के पास इंक्लूसिव ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट रहा, ये हम शुरुआती लेक्चर्स में पहले ही डिटेल में कवर कर चुके हैं। किसी भी इकोनॉमी में मान लीजिए हमारी जो कॉमन पॉपुलेशन है, कॉमन सिटीजन्स हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अगर हमें बेटर करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि हर गवर्नमेंट को एक पब्लिक पॉलिसी लानी होगी जिससे हम स्पेंड कर सकें, इन्वेस्ट कर सकें ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज में जिनमें इन्वेस्ट करने की वजह से जो हमारी कॉमन पॉपुलेशन है उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कहीं बेटर हो सके। और वो एरियाज हो सकते हैं फूड का, न्यूट्रिशन का, हेल्थ का, एजुकेशन का, शेल्टर का, सोशल सिक्योरिटी का, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन इन सभी में अगर आपको एक्सपेंडिचर करना है, इन्वेस्ट करना है, खर्च करना है, तो उसके लिए इकोनॉमी में सबसे पहले आपको इक्विटेबल इनकम जनरेट करनी होगी। क्योंकि जब तक लोगों की इनकम जनरेट नहीं होगी, सेव कैसे करेंगे, कैसे वो हेल्थ पे इन्वेस्ट करेंगे, कैसे वो एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे, कैसे वो सोशल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे। सिमिलरली, अगर लेवल्स ऑफ इनकम नहीं बढ़ेंगे इकोनॉमी के, तो गवर्नमेंट के पास टैक्सेस कैसे आएंगे, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस हो, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हो। और अगर गवर्नमेंट के पास टैक्सेस नहीं आएंगे तो गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ अर्निंग कैसे होगा, और अगर गवर्नमेंट के पास सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं होगा तो फिर किस पैसे से वो अलग अलग सोशल सेक्टर्स में, डेवलपमेंट सेक्टर्स में, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट कर पाएंगे। इसका मतलब किसी भी इकोनॉमी में इनकम को बढ़ाना या इनकम एनहेंसमेंट एक मेजर ऑब्जेक्टिव होता है। और इनकम को आप बढ़ा पाएंगे, एनहेंस कर पाएंगे जब आप अपनी जो इकोनॉमी है उसमें जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है और जो आप मेजर करते हैं रियल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, या जिसको जीएनपी भी कहा जाता है या नेशनल इनकम भी कहा जाता है,
उसको आप ग्रो करके। इसका मतलब जब पर कैपिटा इनकम लोगों की बढ़ेगी या ओवरऑल नेशनल इनकम बढ़ेगी, लोगों के पास वो पैसा पहुंचेगा, गवर्नमेंट के पास वो पैसा पहुंचेगा, तभी लोगों की इनकम एनहेंस हो पाएगी। इसका मतलब डेवलपमेंट के लिए पहले हमें हायर ग्रोथ चाहिए और फिर उस ग्रोथ के पैसे को जब हम इन्वेस्ट करेंगे अलग 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 सेक्टर्स, अलग अलग लोगों के ऊपर, अलग अलग एरियाज में, अलग अलग रीजन्स में, तब हम जाकर इस ग्रोथ को डेवलपमेंट में कन्वर्ट कर पाएंगे। इसका मतलब हायर ग्रोथ एक इंपॉर्टेंट प्री रेक्विजिट है, प्री कंडीशन है डेवलपमेंट की। और हायर ग्रोथ आप कैसे अचीव करेंगे? आप हायर ग्रोथ अचीव करेंगे हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन से। इसका मतलब आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो लेवल है वो इंक्रीज होना चाहिए। और ये आप कैसे कर पाएंगे? जब आप ऐसी सूटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज को लाएंगे जिसके थ्रू आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, चाहे वो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग की हो, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हो, हमारा टर्शरी सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, क्वाइनरी सेक्टर हो, इन सभी में जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने लगेगी, इंडस्ट्रीज बढ़ने लगेंगी, एक्सपोर्ट बढ़ने लगेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ने लगेंगी, वेजेस बढ़ने लगेंगी, सैलरीज बढ़ने लगेंगी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने लगेंगी, टैक्सेस बढ़ने लगेंगे, तभी ये आपस में एक दूसरे को फ्यूल करना शुरू करेंगे हायर लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। कई बार यह भी होता है कि गवर्नमेंट तो हमेशा कोशिश करती है कि ऐसी पॉलिसी लाएं जिसके थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटीज का लेवल बढ़ सके, जिससे ग्रोथ बढ़ सके, जिससे इनकम बढ़ सके, और उसको इन्वेस्ट जब करेंगे हम, आप और गवर्नमेंट, तो फिर इस ग्रोथ को कन्वर्ट करेंगे डेवलपमेंट में। लेकिन क्या ऐसी कोशिशें करने के बाद हमेशा या आप गारंटी कर पाएंगे कि हर सिचुएशन में आप हाई लेवल्स ऑफ ग्रोथ और हाई लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट इंश्योर कर ही पाएंगे? लाइक एनीथिंग एल्स, गारंटी कभी नहीं होती। कोशिश हर कोई करता है, उसके बावजूद भी हो सकता है कि इकोनॉमी शायद हायर लेवल्स ऑफ ग्रोथ और हायर लेवल्स ऑफ इनकम और हायर लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट को कई बार अचीव कर पाने में या तो सक्सेसफुल नहीं होगी, या पार्शियली सक्सेसफुल होगी, या शॉर्ट पीरियड में हो सकता है अचीव ना कर पाए, उस वक्त तो फेल हो जाए। तो इसका मतलब जो इकोनॉमीज हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, ग्रोथ है, वो भी हमेशा फ्लक्चुएट करती रहेगी बेस्ट और वर्स्ट के बीच में। मान लीजिए ये मेरी बेस्ट है सिचुएशन, ये मेरी वर्स्ट सिचुएशन है, इकोनॉमीज के बीच में कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं हमेशा फ्लक्चुएट करती रहेगी। तो ये जो दो एक्सट्रीम्स हैं पोल के, इकोनॉमिक एक्टिविटी के, किसी भी इकोनॉमी के, जिसको आप कहते हैं बेस्ट, जिसको आप कहते हैं वर्स्ट, बेस्ट जो होगा इसको आप कहेंगे बूम इकोनॉमी, मतलब सब कुछ एकदम बूम कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बूम कर रही है, ग्रोथ बूम कर रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बूम कर रही है, इन्वेस्टमेंट बूम कर रहा है, एक्सपेंडिचर बूम कर रहा है। यह रहा आपका बेस्ट सिचुएशन। और इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, 180 डिग्री ऑपोजिट, वो होगा डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब जब सब कुछ नीचे जा रहा है। वर्ड से समझिए, डिप्रेशन, इसका मतलब सब कुछ डिप्रेस हो गया। इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज नीचे हो गई, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज बंद होने लग गई, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम हो गई, जिसकी वजह से इनकम कम हो गई, जिसकी वजह से हो सकता है आप एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपके गिरते चले आ रहे हो। तो इसका मतलब ये जो दो एक्सट्रीम्स हैं, बेस्ट और वर्स्ट, बूम और डिप्रेशन, इसके बीच में कई सारे फेजेस और हो सकते हैं। हमेशा तो ऐसा नहीं होगा कि इकोनॉमी या तो बूम पे ऑपरेट कर रही है या डिप्रेशन में ऑपरेट कर रही है। हो सकता है कि बीच में बार बार इंटरप्ले, मिक्स, एक अलग अलग डायनेमिक्स में, चेंज होते हुए डायनेमिक्स में इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑपरेट कर रही होंगी। कई सारे फेजेस हो सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में, मतलब बूम और डिप्रेशन के बीच में और भी कई सारी सिचुएशंस हो सकती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, और उसी को कहा जाता है बिजनेस साइकिल। और ये एक्टिविटीज हो सकती है कि बूम तो हमारा बेस्ट सिनेरियो है और डिप्रेशन हमारा वर्स्ट सिनेरियो है, लेकिन इन दोनों एंड्स ऑफ द पोल के बीच में चार और सिचुएशन हो सकती हैं: स्टैग्नेशन, स्लो डाउन, रिसेशन एंड रिकवरी। तो ये जो फ्लक्चुएशंस हैं लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में, बूम और डिप्रेशन के बीच में, इसी को इकोनॉमिस्ट ने कहा है बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल।
और इसमें भी हमने कहा 4 और स्टेजेस हो सकती हैं, जैसे स्टैग्नेशन, स्लो डाउन, रिसेशन एंड रिकवरी। इन चारों में भी जो सबसे मेन इंटरमीडिएट या बीच की स्टेजेस हैं वो है रिसेशन एंड रिकवरी। और रिसेशन एंड रिकवरी के साथ स्टैग्नेशन एंड स्लो डाउन और 2 एडिशनल इंटरमीडिएट स्टेज हो सकती हैं इस बिजनेस साइकिल में, बूम और डिप्रेशन के बीच में। तो आज का जो हमारा लेक्चर है या बिजनेस साइकिल है वो इसी चीज पे डेडिकेटेड है कि ये बूम से लेके डिप्रेशन तक की या डिप्रेशन से लेके बूम तक की जो जर्नी है और बीच में जो 4 डिफरेंट इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं एग्जैक्टली होती क्या है वो। और अगर इकोनॉमिस्ट की आप बात माने तो वो पॉइंट आउट करते हैं, मेंशन करते हैं कि बिजनेस साइकिल टिपिकली 4 डिफरेंट फेजेस से कॉन्स्टिट्यूट करती है और ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग फेजेस से हो सकता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी गुजर रही हो। जैसे रशिया अभी लगातार वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से मेजर डिप्रेशन में जाने की तरफ हो सकता है बढ़ रहा हो। वहीं पे इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी का टैग अभी मिल चुका है। तो ये जो 4 स्टेजेस हैं, 4 फेजेस हैं किसी भी बिजनेस साइकिल के, पहला है डिप्रेशन, दूसरा है रिकवरी, तीसरा है बूम और चौथा है रिसेशन। एक एक करके डिप्रेशन से बूम की ये जो जर्नी है इसको अब ट्रैवल किया जाए, एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियरली समझा जाए ताकि आपकी खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए, थॉट प्रोसेस के लिए, इकोनॉमिक टर्म्स को समझने के लिए या इवन एग्जामिनेशन स्टैंड पॉइंट से आपको कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चलिए सबसे पहले समझते हैं जो एक्सट्रीम एंड है, वर्स्ट केस सिनेरियो है, सबसे खराब क्या हो सकता है, वो है डिप्रेशन। और वर्ल्ड ने अभी तक सिर्फ एक ही बार ट्रू डिप्रेशन को एक्सपीरियंस किया है। पिछले कई लेक्चर्स में हम बार बार उसको मेंशन भी कर चुके हैं। कब? ट्रूली जो 1929 का ग्रेट डिप्रेशन था उसी को ट्रूली डिप्रेशन कहा जा सकता है जो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी ने फेस किया। और अगर आप कहें कि क्या क्या वो इंपॉर्टेंट ट्रेट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या क्या उसके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिससे हम रिकॉग्नाइज कर सकें कि एक्चुअली ये डिप्रेशन का फेज अभी चल रहा है, तो अगर मेजर ट्रेट्स देखें डिप्रेशन के तो सबसे पहली बात हमने कहा किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आपको प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। और प्रोडक्शन आप क्यों बढ़ाएंगे? इसका मतलब मार्केट में डिमांड ज्यादा है, मतलब लोग चाहते हैं चीजें खरीदना, सर्विस खरीदना, तभी तो आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे उसको मीटअप मैचअप करने के लिए। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि डिप्रेशन सबसे वर्स्ट सिनेरियो है, जो डिमांड होगी वो एक्सट्रीमली कम होगी, लो होगी, एक्सट्रीमली लो एग्रीगेट डिमांड, मतलब लोग चाहेंगे ही नहीं खरीदना चीजें। पैसा हो सकता है ना हो, एक मेजर रीजन ये हो, चीजें हो सकता है बहुत कॉस्टली हो चुकी हो या इकोनॉमी में जो फंड्स की अवेलेबिलिटी है वो नहीं हो, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। लेकिन पहला कैरेक्टरिस्टिक है एक्सट्रीमली लो एग्रीगेट डिमांड। अगर डिमांड कम होगी तो जैसे इन्फ्लेशन के पहले 3 लेक्चर्स में हमने देखा कि डिमांड अगर कम होगी, सप्लाई आपकी बनी हुई है, तो इन्फ्लेशन कम होगा, ज्यादा होगा, कम होगा ऑफ कोर्स, मतलब आप प्रोडक्शन तो कर सकते हो लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है, तो फिर महंगाई क्यों बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, महंगाई तो इनफैक्ट आपकी बहुत कम हो जाएगी क्योंकि प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, परचेज करने वाला कोई नहीं है, डिमांड कम है। तो लो डिमांड, लो इन्फ्लेशन। एम्प्लॉयमेंट भी कम होने लगेगा क्योंकि डिमांड नहीं है, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, फैक्ट्रीज बंद होने लग जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग जाएगा। तीसरा मेन कैरेक्टरिस्टिक, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स। चौथा, बिजनेसेस को कंपेटेटिव रखने के लिए या चलाने के लिए प्रोडक्शन जो हाउसेस हैं, फैक्ट्रीज हैं, बिजनेस हाउसेस हैं, उनको फोर्स होना पड़ेगा कि उनको हो सकता है लेबर कट्स के लिए जाना पड़े, रिट्रेंचमेंट्स के लिए जाना पड़े, मतलब अपने एम्प्लॉयज को निकालना पड़े ताकि उनकी कॉस्ट कम हो सके, ताकि प्रोडक्ट सस्ते हो सके, तब शायद लोग उनको खरीदना शुरू करें। मतलब आपको प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए, कंपेटिटिव रहने के लिए आपको लेबर कट्स और रिट्रेंचमेंट की तरफ जाना होगा। यह रहा 4th इंपॉर्टेंट ट्रेड। 5th वन, जो इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं इतनी केओटिक हो सकती हैं डिप्रेशन के फेज में
कि हो सकता है गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है इकोनॉमी के ऊपर काफी हद तक बिल्कुल वीक हो जाए, कमजोर हो जाए, या शायद कंट्रोल रहे ही ना। गवर्नमेंट खूब कोशिश कर ले, उसके बावजूद भी हो सकता है कि इकोनॉमी रिस्पॉन्ड ना करे। तो दिस इज ऑलमोस्ट लाइक इकोनॉमी इन आईसीयू। इसको आप कहेंगे डिप्रेशन। जो ग्रेट डिप्रेशन रहा 1929 का, तो उसने पूरे वर्ल्ड को एक चीज समझाई कि अभी तक जो हम सोचते थे कि सिर्फ मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए, गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए इकोनॉमी में, उस व्यू को चेंज करना होगा। और ये हमने अपने पहले लेक्चर्स में बहुत डिटेल में आपके साथ कॉन्सेप्ट शेयर किया है कि कैसे हमारा थॉट प्रोसेस इवॉल्व होने लगा इस 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद। और 1929 के ग्रेट डिप्रेशन में समझाया वर्ल्ड इकोनॉमीज को कि गवर्नमेंट को भी एक स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन, एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखनी होगी इकोनॉमी में। और गवर्नमेंट ये कर सकती है डेफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू, मॉनेटरी मैनेजमेंट के थ्रू, फिस्कल पॉलिसी के थ्रू, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं जो गवर्नमेंट यूज कर सकती है अपने कंट्री को या ग्लोबल इकोनॉमी को रिसेशन से, डिप्रेशन से बाहर लाने में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जब हम ये समझ गए कि डिप्रेशन है क्या, क्या इंपॉर्टेंट ट्रेट्स हैं, एक बार वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी ने डिप्रेशन फेस किया 1929 में, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि डिप्रेशन को इकोनॉमी फेस करे तो गवर्नमेंट्स क्या क्या चीजें कर सकती हैं। तो सबसे सिंपल आंसर तो यह है कि जब 1929 में जो हमने किया उस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए एग्जैक्टली सेम रिपीट पॉलिसी आप करिए अगर फिर से डिप्रेशन आप फेस करें। लेकिन इससे भी ज्यादा रोबस्ट इजी आंसर होगा कि कोशिश यही हो कि डिप्रेशन जैसी सिचुएशन आने ही ना दी जाए। और डिप्रेशन जैसी सिचुएशन आने ना दी जाए क्योंकि वर्स्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वर्स्ट सिचुएशन है। इसीलिए हर मॉडर्न इकोनॉमी एक्स्ट्रा विजिलेंट होके जो मेजर सिम्टम्स है इकोनॉमी के कि इन्फ्लेशन कितना हो रहा है, ग्रोथ रेट क्या चल रहा है, बोरोइंग्स की क्या सिचुएशन है, करंट अकाउंट डेफिसिट की क्या सिचुएशन है, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट की क्या सिचुएशन है, एक्सटर्नल बोरोइंग्स क्या सिचुएशन है, इन सब चीजों पे हर मॉडर्न इकोनॉमी बहुत फोकस करके ध्यान रखती है ताकि पहले से ही हम ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकें टाइम रहते हुए कि डिप्रेशन जैसी सिचुएशन इकोनॉमी में आने ही ना दिया जाए। सो प्रिवेंशन इज द बेस्ट रेमेडी व्हेन इट कम्स टू डिप्रेशन। तो ये हो गया हमारा पहला कॉन्सेप्ट, डिप्रेशन वर्स्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और डिप्रेशन से अब हम बढ़ेंगे धीरे धीरे बूम की तरफ। सेकेंड टर्म इस बिजनेस साइकिल में जो इंटरमीडिएरी या इंटरमीडिएट टर्म जिसको आप कह सकते हैं वो है रिकवरी। नाम से समझ गए होंगे कि मान लीजिए कोई इकोनॉमी है वो लो प्रोडक्शन फेज में जा चुकी है, मतलब डिमांड कम हो चुकी है इसलिए प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो जब इस लो प्रोडक्शन फेज से इकोनॉमी फिर वापस उभरने लगती है, फिर निकलने लगती है, सर्वाइव करती हुई दिखाई देती है, तो उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है रिकवरी। जैसे अगर आप बीमार हो गए, हालत आपकी खराब हो गई, कंडीशन आपकी खराब हो गई, आप आईसीयू में पहुंच गए, हॉस्पिटलाइज हो गए, उसके बाद डॉक्टर ने आपका ट्रीटमेंट किया के आप बेटर होने लगे, आप खड़े होने लगे, आप वॉक करने लगे, रन करने लगे, अपनी रेगुलर लाइफ जीने लग गए। तो ये जो फेज है खराब सिचुएशन से, लो प्रोडक्शन फेज से आप फिर से प्रोडक्टिव फेज की तरफ जा रहे हैं, इसको कहा जाता है रिकवरी। और लो प्रोडक्शन फेज कई फॉर्म्स में हिट कर सकता है, डिप्रेशन के फॉर्म में कर सकता है जो तो बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो है, एक्सट्रीमली लो लेवल्स ऑफ डिमांड, एक्सट्रीमली लो लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन है। रिसेशन हो सकता है जो डिप्रेशन टाइप ही है लेकिन थोड़ा सा कम एक्सट्रीम है, या स्लो डाउन हो सकता है जो डिप्रेशन से और ज्यादा कहीं कम एक्सट्रीम है। लो प्रोडक्शन फेज तो है, लो डिमांड फेज तो है, लेकिन डिप्रेशन जितना एक्सट्रीम उसमें नहीं है। तो डिप्रेशन सबसे वर्स्ट और रेयर भी है। मतलब डिप्रेशन क्योंकि एक्सट्रीम फॉर्म है तो गवर्नमेंट्स हमेशा चीजों पे ध्यान देती रहती है, इसलिए रिसेशन हो सकता है, स्लो डाउन हो सकता है। गवर्नमेंट्स ट्राई करती हैं कि डिप्रेशन दोबारा कभी ना हो। इसलिए 1929 के बाद थैंकफुली ग्लोबल इकोनॉमीज ने कभी डिप्रेशन जैसी सिचुएशन को फेस नहीं किया। 2008 में स्लो डाउन देखा हमने, रिसेशन देखा, 1997 के आसपास हम लोगों ने इंडिया में रिसेशन देखा, लेकिन डिप्रेशन आज तक नहीं देखा। तो गवर्नमेंट्स कई सारे फिस्कल मॉनेटरी मेजर्स ले सकती है जिससे डिमांड को बूस्टअप किया जाए। मान लीजिए डिमांड कम हो गई, गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, डिमांड को बढ़ाने की कोशिश करेगी। डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली उसके साथ मैचअप करने की कोशिश करेगा
कि जब आप दुकान में पहुंच जाएंगे, शॉप पे पहुंच जाएंगे, शोरूम में पहुंच जाएंगे, मान लीजिए कार खरीदने पहुंच गए, सीमेंट खरीदने पहुंच गए या कोई और चीज खरीदने पहुंच गए, तो दुकान वाले को जब पता है कि डिमांड बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली सप्लायर को बोलेगा डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई करिए। तो जब सप्लायर को पता चलेगा तो फैक्ट्री वालों से बोलेगा कि अपने प्रोडक्शन को बढ़ाइए क्योंकि डिमांड मार्केट में बढ़ रही है। और ये एक सर्किल बन जाएगा कि पहले आप डिमांड को बढ़ाइए, डिमांड से प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ गया उसको आप सप्लाई करिए, उससे और एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगा, उससे और लोगों के पास पैसा पहुंचेगा, उससे और डिमांड बढ़ेगी, फिर उससे और प्रोडक्शन बढ़ाइए, फिर डिमांड बढ़ाइए, प्रोडक्शन बढ़ाइए। ये रिकवरी का साइकिल ऐसे चलता है। सो ये है बिजनेस साइकिल ऑफ रिकवरी। इसके क्या मेजर ट्रेट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहले नाम ही रिकवरी है। इसका मतलब जो एग्रीगेट डिमांड है उसमें हमें अपटर्न दिखाई देता है, अब थोड़ी बढ़ोतरी दिखाई देना शुरू हो जाती है। इसका मतलब लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन भी अब बढ़ते देखे जाने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है, और जब प्रोडक्शन आपको बढ़ाना है तो इन्वेस्टमेंट्स भी अब अट्रैक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को लगेगा कि जब प्रोडक्शन बढ़ाना है क्योंकि डिमांड अच्छी है तो हमारे प्रोडक्ट्स पे हमें फायदा मिलेगा, आसानी से सेल कर पाएंगे, इसलिए हमें पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और इन्फ्लेशन पे क्या इंपैक्ट होगा? लॉजिकल माइंड यूज करिए, यूज अ लॉजिक कि जब डिमांड बढ़ने लग गई तो प्रोडक्शन बढ़ने लग गया, लेकिन डिमांड बढ़ने लग गई इसका मतलब ज्यादा लोग खरीदने वाले हैं, लोगों के पास ज्यादा पैसा है, और जब तक वो प्रोडक्शन कैचअप नहीं करता तब तक प्रोडक्शन आपका कांस्टेंट है या कम है तो इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब खरीदने वाले ज्यादा हैं, प्रोडक्शन रिलेटिवली शॉर्ट है, इसलिए इन्फ्लेशन ऊपर मूव होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद प्रोडक्शन फिर अब कैचअप करने की कोशिश करेगा डिमांड के साथ। तो जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा, नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इकोनॉमी में, मार्केट में ओपन अप होना शुरू हो जाएंगी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स जो डिप्रेशन, रिसेशन, स्लो डाउन में बहुत बढ़ जाती है बेरोजगारी की दर, वो अब बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होना शुरू हो जाएगी। और इन सभी सिम्टम्स के साथ लोगों की जो इनकम है वो बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि मतलब नई फैक्ट्रीज खुल रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, सैलरीज बढ़ रही है, वेजेस बढ़ रही है, तो लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आने लग जाएगा। और जब उनके पास इनकम बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा? लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा हो जाएगी, इसको खर्च कर सकते हैं। तो इसका मतलब उससे वो और चीजें खरीदना शुरू कर देंगे, या ज्यादा चीजें खरीदना शुरू कर देंगे, या महंगी चीजें खरीदना शुरू कर देंगे। तो इससे ये साइकिल बन जाएगी, डिमांड एंड प्रोडक्शन, डिमांड एंड प्रोडक्शन एक दूसरे को फ्यूल करना शुरू कर देंगे। डिमांड की वजह से प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की वजह से ज्यादा सैलरी, ज्यादा वेजेस, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, उसकी वजह से ज्यादा इनकम तो ज्यादा डिमांड तो ज्यादा प्रोडक्शन। इस तरीके से ये हैंड इन हैंड रिकवरी साइकिल स्टार्ट हो जाती है। और किसी भी इकोनॉमी की रिकवरी शुरू करवाने के लिए अगर आप और मैं गवर्नमेंट में हैं तो क्या करेंगे आप लोग? सबसे पहला स्टेप क्या है? डिमांड बढ़ाइए ताकि ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन बढ़े, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, सैलरी बढ़े, वेजेस बढ़े, जिससे और पैसा है, डिमांड और बढ़े। तो डिमांड कैसे बढ़ाएंगे? डिमांड आप कैसे बढ़ाएंगे ये सोचिए। मान लीजिए घर में आप चाहते हैं कि लोग ज्यादा चीजें खरीदें, महंगी चीजें खरीदें या नई नई चीजें खरीदें, तो क्या करना होगा आपको? लोगों की जेब में ज्यादा पैसा देना होगा। और वो आप कैसे देंगे? सैलरी बढ़ा के, ऑफ कोर्स, लेकिन सैलरी तो तब बढ़ेगी तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज बढ़ेंगी। उससे पहले आप क्या कर सकते हैं? टैक्स ब्रेक्स दीजिए, टैक्स कम कर दीजिए। पहले मान लीजिए 30% टैक्स था, आप 10% कर दीजिए, 15% कर दीजिए, 20% कर दीजिए। इसका मतलब जो कंज्यूमर है, हाउस होल्ड है, उसकी जेब में ज्यादा पैसा बचेगा। ज्यादा पैसा बचेगा तो ज्यादा चीजों खरीदेगा। इंटरेस्ट रेट को कम कर दीजिए ताकि सस्ते में उसको लोन मिल जाए। उसके अलावा सैलरीज बढ़ा दीजिए एम्प्लॉयज की ताकि उनकी जेब में ज्यादा पैसा आ जाए। इसके अलावा जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कई सारे इनोवेशंस भी स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं और नए फ्रंटियर्स को चूज करते हैं, क्योंकि डिमांड अब बढ़ रही है प्रोसेस ऑफ रिकवरी में। तो जो बिजनेस हाउसेज हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो देखना शुरू कर देते हैं कि किस किस एरिया में डिमांड है, हम ऐसा क्या करें, कौन सा प्रोडक्ट लाएं कि लोगों की जेब में जो पैसा है वो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने की तरफ ही जाए। तो इनोवेशन बढ़ेगा। जो यूरो अमेरिकन इकोनॉमीज हैं, जब ग्रेट डिप्रेशन 1929 के बाद रिकवर होना शुरू हुई, तो ये जो मेजर्स हमने बताए हैं कि टैक्स कट्स करिए, इंटरेस्ट रेट्स को कट करिए, सैलरीज को बढ़ाइए, इनोवेशन को आप प्रमोट करिए, इन इंसेंटिव्स के थ्रू ही 1929 के ग्रेट डिप्रेशन से हम ग्लोबल इकोनॉमी को
निकाल पाए। और ऐसी रिकवरीज ऐसा नहीं कि सिर्फ 1929 के ग्लोबल डिप्रेशन के टाइम पे ही देखी गई, वर्ल्ड ओवर अलग अलग कंट्रीज ऐसी रिकवरी साइकिल्स को कई बार एक्सपीरियंस कर चुकी हैं। जब वो स्लो डाउन एक्सपीरियंस करती हैं, रिसेशन एक्सपीरियंस करती हैं, गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, डिमांड को बढ़ाती है, प्रोडक्शन बढ़ती है, साइकिल शुरू होती है, रिकवरी होना शुरू हो जाता है। जैसे इंडिया के केस में बेस्ट एग्जांपल रीसेंट टाइम्स में अगर आप देखें तो 1997 से 2002 तक इंडिया ने उस वक्त स्लो डाउन और रिसेशन को फेस किया। क्या कारण है थोड़ी देर में आपको बताएंगे, लेकिन 1997-2002 रफली 5 इयर्स वो पीरियड रहा जब डिमांड बहुत कम होने लग गई इंडिया में, स्लो डाउन होने लग गया, रिसेशन होने लग गया। गवर्नमेंट ने इमीडिएटली 97-98 में ही इंटरवीन करना शुरू कर दिया। एक गवर्नमेंट के बाद दूसरी ने, दूसरी के बाद तीसरी ने, तीसरी के बाद चौथी ने, और 4-5 साल में हम अपनी इकोनॉमी को वापस इस स्लो डाउन और रिसेशन के ट्रैप से बाहर लाते हुए रिकवरी के रास्ते पर ले गए। तो ये हो गई हमारी सेकंड टर्म। थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म, तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या था? डिप्रेशन, एक्सट्रीमली लो लेवल ऑफ डिमांड, एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सट्रीमली लो लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। बेस्ट केस सिनेरियो बूम। तो नाम से वर्ड से समझ गए होंगे, बूम। बूम का मतलब है स्ट्रॉन्ग अपवर्ड फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज एकदम से तेजी से बढ़ेंगी, उसको कहेंगे बूम। और जैसे कोई भी इकोनॉमी रिकवर करने की कोशिश करती है, चाहे वो स्लो डाउन के फेज से हो, रिसेशन के फेज से हो, डिप्रेशन के फेज से हो, तो गवर्नमेंट जो अलग अलग स्टेप्स लेती हैं, और गवर्नमेंट ही क्यों, प्राइवेट सेक्टर्स भी गवर्नमेंट के साथ मिलकर ऐसे बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं। हो सकता है प्राइवेट सेक्टर्स अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश करें, या अपनी कॉस्ट को कम करें, नई टेक्नोलॉजी लाएं, इनोवेशन करें, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, जिससे ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ने लगे। और ओवरऑल इकोनॉमीज या इकोनॉमिक एक्टिविटीज गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों के कंबाइंड एफर्ट से इतनी ज्यादा बढ़ जाएं कि जो सिस्टम है इक्विलिब्रियम का, वो फेल होता हुआ नजर आ जाए। मतलब ये एक्सट्रीम लेवल है कि लोग बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन और ज्यादा उनको चाहिए, पैसा बहुत आ रहा है, इसको कहा जाता है बूम। इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक्सट्रीम लेवल पे ऑपरेट कर रही हैं। अब बूम के कुछ मेजर इकोनॉमिक अगर आप ट्रेड्स देखेंगे तो सबसे पहला तो बहुत सिंपल है कि एक्सेलरेटेड एंड प्रोलॉन्ग्ड इंक्रीज इन डिमांड। बहुत तेजी से डिमांड बढ़ेगी और लंबे टाइम तक डिमांड बनी रहेगी, पहला ट्रेड। दूसरा, जो डिमांड है ऐसे लेवल्स तक बढ़ जाएगा कि जो सस्टेनेबल इक्विलिब्रियम है आउटपुट प्रोडक्शन लेवल्स का, वो मिसमैच होना शुरू हो जाएगा। मतलब डिमांड एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ी रहेगी, प्रोडक्शन शायद कैचअप नहीं कर पाए, और जब तक प्रोडक्शन धीरे धीरे कैचअप कर पाए तब तक हो सकता है डिमांड नीचे आना शुरू हो जाए। तो ये सस्टेनेबल आउटपुट प्रोडक्शन लेवल्स को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि डिमांड बहुत हो, लेकिन मान लीजिए मैन्युफैक्चर करने के लिए आपका सेमीकंडक्टर्स नहीं है, स्टील नहीं है, मैन पावर नहीं है, स्किल नहीं है, लैंड नहीं है, तो आप इस डिमांड को कैसे मीटअप करेंगे? तो अनसस्टेनेबल डिमांड, अनसस्टेनेबल आउटपुट प्रोडक्शन लेवल्स। तीसरा ट्रेड, इकोनॉमी को ऐसी सिचुएशन में, बूम सिचुएशन में, जब सडन एक्सीलरेटेड और प्रोलॉन्ग्ड, ऐसा नहीं कि सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए, लंबे पीरियड तक वो डिमांड बनी रहे, तो ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है हीटिंग अप ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी हीट्स अप और डिमांड और सप्लाई का लैग अब क्लियरली दिखने लगता है। डिमांड बढ़ी हुई है, प्रोडक्शन कैचअप नहीं कर पा रहा है, फिर जब प्रोडक्शन मैचअप कर पाएगा तब शायद डिमांड ना रहे। तो ये डिमांड सप्लाई का लैग अब क्लियरली हमको दिखने या एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाता है। इकोनॉमी हीट अप होनी शुरू हो जाती है। जब भी आप वर्ड पढ़ें इकोनॉमी इज हीटिंग अप, इकोनॉमी हीट्स अप, इसका मतलब बूम फेज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जो मार्केट फोर्सेस हैं डिमांड और सप्लाई के इक्विलिब्रियम की, वो अब मिसमैच होता हुई दिखाई देती है। इसका मतलब दोनों बैलेंस में नहीं है, और इस वजह से क्या होगा? इन्फ्लेशन कम होगा, ज्यादा होगा। अगर डिमांड बहुत ज्यादा है तो ऑफ कोर्स ज्यादा होगा। डिमांड बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन आप कैचअप नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग तैयार हैं चीजें खरीदने के लिए, तो जो शॉपकीपर होगा, फैक्ट्री ओनर होगा, प्रोडक्ट ओनर होगा, मैन्युफैक्चरर होगा, वो उसको कहीं ज्यादा प्राइस पे आपको बेचने की कोशिश करेगा, क्योंकि डिमांड बहुत है। आप नहीं लेंगे, आपसे ज्यादा पैसे वाला कोई ले लेगा, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इसके अलावा
क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं होता बूम, इकोनॉमी हीट अप होना शुरू हो जाती है, डिमांड सप्लाई का इक्विलिब्रियम का जो मिसमैच है क्लियरली दिखाई देने लगता है, अनसस्टेनेबल प्रोडक्शन आउटपुट लेवल्स को सिग्निफाई करता है। तो जो इकोनॉमी है टाइम के साथ कई सारे स्ट्रक्चरल इश्यूज को फेस करना शुरू कर देती है। जैसे एक है कि इन्वेस्टेबल कैपिटल ही अवेलेबल ना हो, क्योंकि हर कोई डिमांड को मैचअप करने के लिए नई फैक्ट्रीज लगाना चाहता है, प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है, लेकिन कितना पैसा मार्केट में अवेलेबल है जिसको आप इन्वेस्ट करके नई फैक्ट्रीज को, सर्विसेज को स्टार्ट कर सकते हैं, वो तो लिमिटेड है। तो हो सकता है इन्वेस्टेबल कैपिटल खत्म हो जाए, अवेलेबल ना हो, शॉर्टेज हो जाए। यह भी हो सकता है सेविंग्स कम हो जाए, क्योंकि हो सकता है लोग सेव करना बंद कर दें लेकिन वो खरीदने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। तो शॉर्टेज ऑफ इन्वेस्टेबल कैपिटल, लोअर सेविंग्स एंड इवेंचुअली फॉलिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, क्योंकि जो डिमांड है उतनी आप सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। इन्फ्लेशन भी बढ़ता चला जा रहा है, स्ट्रक्चरल इश्यूज भी शुरू हो गए हैं। तो अल्टीमेटली शुरुआत में हो सकता है अच्छा लगे, लेकिन मीडियम लॉन्ग टर्म में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो सकता है कम होना शुरू हो जाए, और यह क्रिएट करता है सेलर्स मार्केट। सेलर्स मार्केट मतलब बेचने वालों का मार्केट, क्योंकि डिमांड इतनी है, जो बेचने वाले हैं, बनाने वाले हैं, सेल करने वाले हैं, उनकी मनमानी जिसे आप कह सकते हैं कहीं ज्यादा देखी जाती है बूम के सिनेरियो में, क्योंकि जो प्राइस वो चाहें टैग कर सकते हैं, खरीदने वाले बहुत हैं। वहीं खरीदने वाले खत्म हो जाएंगे तो कोई बचेगा नहीं खरीदने वाला, तो उनको उनकी प्राइस भी कम करनी पड़ेगी, वैरायटी भी ज्यादा देनी पड़ेगी, सर्विसेज भी बेटर देनी पड़ेगी। तो बूम के केस में सेलर्स मार्केट, ये जो फेज है रिकवरी का, ये जनरली अच्छा समझा जाता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर डिमांड बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वेजेस बढ़ रही है, तो इकोनॉमी के लिए दिस इज ए गुड थिंग। और अगर बूम में आप एंटर कर जाएं रिकवरी से तो और भी बेटर समझा जाता है। लेकिन बूम के कई सारे नेगेटिव साइड्स भी हैं। बूम जनरली बाद में फॉलो करेगा प्राइस राइज को, क्योंकि डिमांड बहुत है, प्रोडक्शन मैचअप नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और बूम क्योंकि अपवर्ड फ्लक्चुएशन है स्ट्रॉन्ग इन एन इकोनॉमी, तो जो सप्लाई साइड है इकोनॉमी की वो लैग होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड तो बहुत तेजी से बढ़ रही है लेकिन सप्लाई मैचअप नहीं कर पा रही है। तो जो रिकवरी का डिलेमा है वो इकोनॉमी को बूम के पाथ पर तो ले आएगा, लेकिन एक लिमिट के बाद जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उन सबको कॉशियस रहना पड़ेगा इस बात को लेके कि जब बहुत हाई बूम कंडीशन में इकोनॉमी पहुंच जाए, जब इकोनॉमी बहुत हीटअप होना शुरू हो जाए, तो हमें इकोनॉमी को कूल डाउन करना होगा। 1990s में डेवलप्ड वर्ल्ड ने इसको एक्सपीरियंस किया, खासतौर से यूएस इकोनॉमी ने। क्या इंडिया ने कभी बूम की सिचुएशन को एक्सपीरियंस किया होगा? 1990s में डेवलप्ड वर्ल्ड, खासतौर से यूएस इकोनॉमी ने बूम की सिचुएशन सिनेरियो को एक्सपीरियंस किया। सिमिलर सिनेरियो आप कह सकते हैं इंडियन इकोनॉमी ने भी 96-97 से 2002 तक का जो रिसेशन रहा या जो स्लो डाउन रहा, उससे जब रिकवर करने लगा इंडिया 2002-2003 में, तो उसके बाद रफली 2007-2008 तक बूम एक्सपीरियंस किया। और इतना बूम कि जो हमारा इन्फ्लेशन है वो लगातार कंसिस्टेंटली कई महीने 8% से भी ज्यादा रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि डिमांड एकदम बढ़ने लगी और कंट्री रेडी नहीं था। स्ट्रक्चरल इश्यूज थे, सप्लाई बॉटलनेक्स थे, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स थे, सप्लाई मैचअप नहीं कर पाई डिमांड के साथ। 1996 से 97 से 2002-2003 के स्लो डाउन या रिसेशन के बाद जब रिकवरी स्टार्ट हुई तो 2007-8 तक हमने बूम फेज विटनेस किया। ज्यादातर उस वक्त जो एक्सपर्ट्स थे उनको लगा कि जो इंडियन इकोनॉमी है अब एक बूम के फेज को एक्सपीरियंस कर रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट को भी बड़ी उस वक्त दिक्कतें आई कि जो इन्फ्लेशन है, महंगाई दर है लगातार कंसिस्टेंटली 8% से ज्यादा है, कैसे इसको हम थोड़ा कम करके 5% तक ले आए। और गवर्नमेंट ने ऑफिशियली फॉर्मली एक्सेप्ट किया कि जो इकोनॉमी है मिड 2007 के आसपास से ओवरहीटिंग या बूम एक्सपीरियंस कर रही है। क्या होंगे वो सिम्टम्स ओवरहीटिंग के, जिनको देख के आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि इकोनॉमी क्या अब ओवरहीटिंग मोड में है? सिंपल, सबसे पहले
अभी तक हम देख रहे थे कि बूम के केस में डिमांड आपकी एकदम से बढ़ेगी, प्रोडक्शन आपका रिलेटिवली कम होगा, मिसमैच रहेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। लेकिन ओवर हीटिंग के बाद का जो फेज होगा उसमें आपकी डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी, ओवरऑल फॉल इन द डिमांड। और जब डिमांड फॉल होना शुरू हो जाएगी तो आपका जो आउटपुट है, जो आपने पहले ज्यादा जब डिमांड थी बूम में थे उसको मैचअप करने के लिए बढ़ा दिया था, उसको आपको अब कट डाउन करना पड़ेगा। इसका मतलब डिमांड कम हो गई तो प्रोडक्शन भी आपको कट करना पड़ेगा। और जब प्रोड्यूसर्स अपने प्रोडक्शन को कम करेंगे, फैक्ट्रीज कम लगाना शुरू करेंगे, शिफ्ट्स कम लगाना शुरू करेंगे, तो लोगों को हो सकता है निकालना भी शुरू कर दें या कम लोगों को रिक्रूट करना शुरू कर दें, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी। तो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ या अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ बढ़ने लगेगी, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ गिरने लगेगी। और जैसे जैसे डिमांड कम होती चली जाएगी, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने लेबर फोर्स को कट करना शुरू कर देंगे, अपने ओवरहेड एक्सपेंडिचर्स को कम करना शुरू कर देंगे, ताकि जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको कम कर सके, कंपेटिटिव रह सकें। और इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बूम के बाद बढ़ने लग जाएगा। और अगर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती, इकोनॉमी को रेस्क्यू नहीं करती, तो हो सकता है कि फेज ऑफ रिसेशन या फेज ऑफ स्लो डाउन में भी इकोनॉमी बूम के बाद एंटर करना शुरू कर दे। तो इसीलिए ना ही डिप्रेशन अच्छा है, ना ही बूम अच्छा है। हमें इकोनॉमी को स्टेबल रखना होगा। इसीलिए इन्फ्लेशन जब हमने देखा तो 4% ±2%। ज्यादा इन्फ्लेशन, इकोनॉमी हो सकता है ग्रो करे, लेकिन उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो बहुत कैटास्ट्रॉफिक हो सकते हैं। और बूम के बाद जब ओवरहीटिंग में आप चले जाएंगे तो डिमांड कम हो गई, तो प्रोडक्शन कम हो गया, और जब डिमांड कम हो गई तो इन्फ्लेशन का क्या होगा? इन्फ्लेशन भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि खरीदने वाले अब कम बचे हैं। और जब खरीदने वाले कम बचे हैं तो बनाने वाले भी कम बचे, प्रोडक्शन भी कम हो गया। तो जो नए इन्वेस्टर्स हैं या लैंडिंग है, जो पैसा देना चाहते हैं नए इन्वेस्टमेंट्स के, वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम पैसा देंगे, किसी ने फैक्ट्री लगा भी दी, प्रोडक्शन कर भी लिया, खरीदने वाला कोई नहीं है, प्रॉफिट बनाने वाला कोई नहीं है। तो सेलर्स मार्केट से अब आप बायर्स मार्केट पर पहुंच जाएंगे। तो ये रहा बूम एंड ओवरहीटिंग ऑफ इकोनॉमी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, रिसेशन। ये अगर आप देखें तो रिसेशन डिप्रेशन जैसे फेज को ही आप कह सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन तो एक्सट्रीम केस है, एक्सट्रीम फॉर्म है। रिसेशन उसका थोड़ा सा माइल्ड, हल्का फॉर्म कह सकते हैं। अगर इकोनॉमीज रिसेशन फेस कर रही हैं और वो टाइमली इंटरवीन नहीं करती, स्टेप्स नहीं लेती, तो ये रिसेशन धीरे धीरे डिप्रेशन में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए जैसे ही आपको लगेगा कि इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, स्लो डाउन में जा रही है, गवर्नमेंट को, प्राइवेट सेक्टर को इमीडिएट स्टेप्स लेने होंगे, ताकि इससे पहले वो रिसेशन और स्लो डाउन एक्सट्रीम फॉर्म डिप्रेशन में कन्वर्ट हो, इकोनॉमी को तुरंत रिकवरी पाथ पे आप ले आए। जैसे 2008 का जो यूएस सब प्राइम क्राइसिस हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, तो रफली पूरा का पूरा या पूरी की पूरी यूरो अमेरिकन इकोनॉमी जो रही, वो बेसिकली उस वक्त सीवियर रिसेशनरी ट्रेंड से गुजरने लगी। तो अब मेजर ट्रेड्स हम कुछ देख लेते हैं कि रिसेशन को डिफाइन करने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। डिप्रेशन के हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, और क्योंकि रिसेशन डिप्रेशन का ही माइल्ड फॉर्म है, हल्का फॉर्म है, तो ज्यादातर जो सिम्टम्स हैं या ट्रेट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिसेशन के, वो डिप्रेशन जैसे ही हैं, एक को छोड़ के। कि डिप्रेशन में हमने कहा कि डिमांड इतनी ज्यादा कम हो जाएगी कि जो कंपनीज हैं वो जबरदस्ती रिट्रेंचमेंट करने लगेंगी, निकालने लगेगी लोगों को। हो सकता है रिसेशन के टाइम पे, स्लो डाउन के टाइम पे फोर्स्ड रिट्रेंचमेंट ना करना पड़े। मतलब डिमांड तो कम हो गई है, लेकिन इतनी कम नहीं हुई है कि जबरदस्ती लोगों को जॉब से निकालना पड़े। हो सकता है फ्रेश रिक्रूटमेंट्स आप कम कर दें, लेकिन जो ऑलरेडी आपके पास लेबर फोर्स है उसको आप मेंटेन करें। तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड्स देख लिए जाएं, तो सबसे पहली बात, डिप्रेशन की तरह रिसेशन में भी डिमांड कम होगी, ज्यादा होगी? कम होगी ऑफ कोर्स। अगर डिमांड कम होगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम होंगी, ज्यादा होंगी? ऑफ कोर्स कम होंगी। इन्फ्लेशन, जब डिमांड कम है, खरीदने वाले कम है, तो इन्फ्लेशन, महंगाई ऑफ कोर्स कम रहेगी या स्टेबल रहेगी। एम्प्लॉयमेंट रेट, क्योंकि डिमांड कम है, प्रोडक्शन कम है,
फैक्ट्रीज कम है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, तो एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा। और इंडस्ट्रीज को अपने बिजनेसेस को सस्टेन करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को कट करना पड़ेगा, प्राइस कट्स के लिए जाना पड़ेगा कॉम्पिटिटिव रहने के लिए। इंडिया का सिनेरियो देखिए, जो फाइनेंशियल क्राइसिस रहा 1996-1997 और ये मेजरली हुआ जो साउथ ईस्ट एशियन करेंसी क्राइसिस हुआ मिड 1990s का, उसका जो ग्लोबल इंपैक्ट हुआ, उसके अलावा कुछ डोमेस्टिक इश्यूज भी रहे, कुछ फॉरेन या इंटरनेशनल इश्यूज भी रहे, ट्रिगर रहा साउथ ईस्ट एशियन करेंसी क्राइसिस ऑफ मिड 1990s, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी ये जो साइकिल है रिसेशन की, इसको एक्सपीरियंस करना शुरू कर चुका था 1996-1997 में। और 1991 में जो हमने पूरा पैकेज रूल आउट करना शुरू किया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, आर्थिक सुधारों का, वो ऐसा लगने लगा कि 1996 से 1997 और उससे 2002 जब हमने रिकवरी स्टार्ट देखना शुरू की, इस 5 साल के पीरियड में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जो पूरा प्लान था, पैकेज था, वो रफली खत्म सा हो गया, बंद सा हो गया, रुक सा हो गया। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है रिसेशन से किसी भी इकोनॉमी को निकालने के लिए? कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स उसके देख लिए जाएं। सिंपल, जो डिप्रेशन से निकालने के लिए क्या रफली सिमिलर एक्सरसाइज आप करेंगे रिसेशन से निकालने के लिए। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे डिप्रेशन में हमने देखा, रिकवरी में देखा कि सबसे पहले आपको डिमांड बढ़ानी होगी। और डिमांड आप कैसे बढ़ाएंगे? लोगों की जेब में ज्यादा पैसा देके। और वो आप कैसे करेंगे? टैक्सेस को कट करके। फॉर एग्जांपल, मतलब आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों ही कट करने पड़ेंगे। मतलब जो कंज्यूमर्स हैं, हाउस होल्ड्स हैं, उनके पास ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम आपको देनी होगी। और डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है कि मान लीजिए मैं 10 लाख रुपए साल कमाता हूं, 2 लाख मेरा इनकम टैक्स कट जाता है, तो 8 लाख जो बचे वो मेरी डिस्पोजेबल इनकम है, क्योंकि 2 लाख रुपए तो मैंने गवर्नमेंट को दे दिए, उसको मैं खर्च नहीं कर सकता। मेरे डिस्पोजल पर तो सिर्फ 8 ही लाख रुपए है। तो इसको कहा जाता है कि इनकम आफ्टर पेइंग डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स तो आप चीज खरीदते हैं उसके साथ देते हैं, एक मुश्त आप पे नहीं करते। तो डिस्पोजेबल इनकम में आपकी जो टोटल इनकम है माइनस डायरेक्ट टैक्स, वो आपकी जेब में आ गई। अब उससे आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे तो बैंक में जमा कर दें, चाहे तो एजुकेशन पे खर्च करें, चाहे तो कार खरीद लें, घर खरीद लें, लैंड खरीद लें, हेल्थ पे खर्च कर लें, इंटरनेशनल ट्रिप पे चले जाएं, फैक्ट्री लगा लें, बिजनेस लगा लें। तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने के लिए टैक्स कम करना पड़ेगा। इसका मतलब इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स इज डिस्पोजेबल इनकम। तो डायरेक्ट टैक्स आप कम कर देंगे तो इनकम में से कम कटौती होगी, तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। इसका मतलब आपके पास ज्यादा पैसा होगा। और दूसरी चीज आप कर सकते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको सस्ता कर दें। तो अगर डिस्पोजेबल इनकम मेरी बहुत ना भी बढ़े, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है अगर टैक्स हमने कम कर दिए तो फिर हमारे पास पैसा नहीं बचेगा अलग अलग चीजों पर खर्च करने का, जो भी सिचुएशन चल रही है श्रीलंका की फॉर एग्जाम्पल, इवन पाकिस्तान की फाइनेंशियल क्राइसिस से दोनों ही कंट्रीज मेजरली थ्रेटन्ड हैं अभी। तो गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स ले सकती है प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर कि हम डिस्पोजेबल इनकम तो कम नहीं कर सकते, लेकिन जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको चीप कर सकते हैं। हो सकता है नई टेक्नोलॉजी लाके, हो सकता है नई फैक्ट्रीज लगवा के, हो सकता है कोलैबोरेशन करके, या हो सकता है इंपोर्ट्स करके, या हो सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके, जिससे टैरिफ्स एक्सेट्रा में आपको रिबेट मिल जाए। तो 2 तरीके हैं, डायरेक्ट टैक्सेस कम करिए या गुड्स और सर्विसेज को चीप करिए। सेकेंड मेथड या सेकेंड स्टेप, जो बर्डन है डायरेक्ट टैक्सेस का, खास तौर से इनकम टैक्स, डिविडेंड टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, इनको आप कम कर दीजिए ताकि आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाए। क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम टोटल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स पेमेंट। तीसरा, सैलरीज और वेजेस, लोगों की आप तनख्वाह बढ़ा दीजिए, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हों चाहे प्राइवेट एम्प्लॉयज हों। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी 96-97 में जो ये रिसेशन हम फेस करना शुरू कर चुके थे, स्लो डाउन हम फेस करना शुरू कर चुके थे, उससे निकलने के लिए एज ए मेजर स्टेप जो 5th पे कमीशन है उसकी रिकमेंडेशंस को इमीडिएटली रोल आउट करना शुरू कर दिया, कि ताकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरीज बढ़ना शुरू हो जाएं। और जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ेंगी, क्योंकि सब्सटेंशियल चंक है, पहले सेंटर लागू करेगा फिर स्टेट्स लागू करेंगे, तो उनकी जेब में ज्यादा पैसा आएगा। ज्यादा पैसा आएगा तो खरीदने के लिए बाहर जाएंगे, खरीदने के लिए बाहर जाएंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो फिर फैक्ट्रीज को लगेगा डिमांड बढ़ गई है, तो इसका मतलब हमें और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नई फैक्ट्रीज लगानी पड़ेंगी,
फैक्ट्रीज को ऑपरेट करने के लिए आपको लेबर रिक्रूट करना पड़ेगा, नई जॉब्स देनी पड़ेंगी, उनको सैलरीज देनी पड़ेंगी। उनके पास जब एक्स्ट्रा पैसा आएगा, सैलरीज आएंगी, तो वो और ज्यादा चीजें खरीदने लगेंगे। तो सैलरीज और वेजेस को बढ़ाना भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है रिसेशन से बाहर निकालने के लिए, रिकवरी के लिए। इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, कैनवेट जिसको कहा जाता था, सेल्स टैक्स एक्सेट्रा, या जीएसटी, इसको भी आप कट डाउन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ताकि डिस्पोजेबल इनकम तो बढ़ाएं, जो प्रोडक्ट्स की कॉस्ट है उसको भी आप चीप कर दीजिए, कम कर दीजिए। और गवर्नमेंट यूजुअली ऐसे केस में चीप मनी सप्लाई पॉलिसी फॉलो करती है। चीप मनी सप्लाई पॉलिसी का मतलब कि मार्केट में ज्यादा पैसा देने की कोशिश करती है, ताकि ज्यादा पैसा रहेगा, सस्ते रेट में लोगों को पास पैसा मिल जाएगा, तो उस पैसे से हो सकता है वो चीजें खरीदना शुरू कर दें, इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, डिमांड बढ़ने लग जाए। डिमांड पिक करेगी तो प्रोडक्शन मैच करने की ऑटोमेटिकली कोशिश करेगा और आप रिकवरी की डिमांड सप्लाई की साइकिल में एंटर कर जाएंगे और इकोनॉमी आपके रिसेशन से बाहर चली जाएगी। तो चीप मनी पॉलिसी मतलब आप मार्केट में पैसा बहुत सप्लाई करेंगे, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे, तो लैंडिंग प्रोसीजर को लिबरलाइज कर देंगे, आसानी से लोगों को लोन देने लगेंगे, ताकि अगर मुझे लोन लेना है मकान बनाने के लिए, कार खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, इजीली मिल जाएगा, तो डिमांड उससे भी बढ़ेगी। जो टैक्स ब्रेक्स हैं वो भी आप कर सकते हैं नए इन्वेस्टमेंट्स पे, नए प्रोडक्शन एरियाज पे, कि अगर आप फैक्ट्री लगाएंगे अगले 5 साल तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, या सिर्फ 10% देना होगा, या सिर्फ 20% देना होगा। तो फैक्ट्री ओनर सोचेंगे बड़ा अच्छा टाइम है, मेरे पास पहले से पैसा है, गवर्नमेंट मुझे टैक्स ब्रेक्स दे रही है, यही अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद तो इकोनॉमी रिकवर हो ही जाएगी, तब तक मेरी फैक्ट्री बनके तैयार हो जाएगी। फैक्ट्री आप बनाएंगे तो आप लेबर भी हायर करेंगे, आप कंस्ट्रक्शन भी करेंगे, आप रॉ मटेरियल भी लाएंगे, आप एक्सपर्टीज भी लाएंगे, आप इंजीनियर्स भी लाएंगे, तो उससे उनकी जेब में पैसा जाएगा, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, तो वो डिमांड बढ़ाना शुरू करेंगे, तो फिर प्रोडक्शन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये भी टैक्स ब्रेक्स आप इंडस्ट्रीज को भी दे सकते हैं। टैक्स कट्स आप इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कंज्यूमर्स के लिए भी कर सकते हैं। चीप मनी पॉलिसीज का सबसे अच्छा तरीका है सैलरीज एंड वेजेस आप इसमें बढ़ाइए। और ये सारे मेजर्स 96-97 की जो यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट रही, उन्होंने इमीडिएटली रोल आउट करना शुरू किया कि ये जो रिसेशन है 96-97 से 2002 के बीच का, इससे इंडिया को जल्दी से बाहर निकाला जाए। और यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट के बाद जो अगली गवर्नमेंट आई, उन्होंने और कई सारे मेजर्स को उसमें ऐड किया, एंड थैंकफुली 98-99 जब एनडीए गवर्नमेंट आई, उसके बाद हमने धीरे धीरे ग्रोथ मोमेंटम को फिर से देखना शुरू किया। तो अल्टीमेटली जो भी मेजर्स लिए गवर्नमेंट ने, उससे इंडिया ने रिकवर करना शुरू किया, और बाकी गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड ने भी रफली सिमिलर मेजर्स ही लिए, तो वर्ल्ड इकोनॉमी भी रिकवर करना शुरू कर चुकी है। तो वर्ल्ड इकोनॉमी रिकवर करेगी, हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, इंडियन गवर्नमेंट भी स्टेप्स ले रही है, इंडिया की भी इकोनॉमी रिकवर कर रही है। तो इस तरीके से ये जो रिसेशनरी पीरियड रहा 1997 से 2002 का, उससे इंडिया को बाहर निकाला गया। उस वक्त कई जो एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने इतना तक प्रेडिक्ट कर दिया था, कह दिया था कि इंडिया डिप्रेशन में अब शायद एंटर कर जाए, जहां पे 0% रेट ऑफ इन्फ्लेशन हो, महंगाई दर बिल्कुल हो ही ना, जीरो हो, क्योंकि लोग खरीदने के लिए ही तैयार नहीं है, पैसा ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है। लेकिन थैंकफुली गवर्नमेंट के इन वेल थॉट आउट इनिशिएटिव्स और स्टेप्स की वजह से वो नौबत कभी नहीं आई कि हम डिप्रेशन में एंटर करें, और 98, 99, 2000 के बाद फिर से हम रिकवरी देखना शुरू कर चुके थे। अब रिसेशन एज ए जनरल कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए होंगे, लेकिन इसकी एक टेक्निकल डेफिनेशन भी है, और वो टेक्निकल डेफिनेशन हमें देते हैं दोनों मेजर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, द वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। और उनके हिसाब से कोई भी इकोनॉमी अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में अगर अपनी जीडीपी जो है उसमें ग्रोथ कम होता हुआ देखता है, फॉलिंग जीडीपी को विटनेस करता है 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स, तो टेक्निकली इसको रिसेशन कहा जाएगा। जो ग्लोबल रिसेशन है उसको डिक्लेयर करने के लिए जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ये और भी कई सारे डेटा को एनालाइज करती हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट की क्या सिचुएशन है, ऑयल डिमांड की क्या सिचुएशन है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब ये सारी चीजें क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करती हैं, तो इन सब को ओवरऑल कैलकुलेट करते हुए जो डेफिनेशन है ग्लोबल रिसेशन की,
कि अगर ग्लोबल ग्रोथ 2.5% से कम हो जाती है तो उसको टेक्निकली ग्लोबल रिसेशन कहा जाएगा। मतलब इंडिविजुअल इकोनॉमी के लिए अगर उस कंट्री की जीडीपी 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में अगर नेगेटिव या फॉलिंग टेरिटरी में हमें दिखाई देती है तो उसको कहा जाएगा रिसेशन फॉर दैट पर्टिकुलर इकोनॉमी। लेकिन ग्लोबल लेवल पे अगर जो ग्लोबल ग्रोथ रेट है वो 2.5% से नीचे आ जाएगी तो टेक्निकली उसको कहा जाएगा ग्लोबल रिसेशन। इसका मतलब ये जो 2.5% का थ्रेशोल्ड ग्रोथ रेट है इसको टेक्निकल ग्लोबल रिसेशन के तौर पे माना गया है। अब जब चारों मेजर टर्म्स हमने डिस्कस कर ली तो इन्हीं के कुछ वेरिएंट्स को डिस्कस कर लिया जाए। ये जो टर्म है ग्रोथ रिसेशन, इस एक्सप्रेशन को कॉइन किया इकोनॉमिस्ट ने ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए कि ग्रोथ तो है लेकिन इतनी स्लो ग्रोथ है कि जितने नए जॉब्स आप क्रिएट कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा जॉब्स लोग लूज कर रहे हैं, खो रहे हैं। मतलब आप टेक्निकली रिसेशन में तो नहीं हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, जीडीपी बढ़ रही है, बहुत स्लो बढ़ रही है, लेकिन जॉब क्रिएशन सफिशिएंट नहीं है। तो ये जो लैक ऑफ जॉब क्रिएशन है ये ऐसा फील करवाएगा सबको कि हो सकता है टेक्निकली आप रिसेशन में नहीं हो लेकिन फील जो आएगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, क्योंकि ज्यादा लोगों की जॉब्स जा रही हैं जितने लोगों को जॉब्स मिल रही हैं उसके मुकाबले, तो ऐसा फील आना शुरू हो जाएगा कि इकोनॉमी एक्चुअली रिसेशन में है। हालांकि टेक्निकली आप रिसेशन में नहीं है, इकोनॉमी अभी भी एडवांस कर रही है। और कई सारी इकोनॉमीज ने इस सिचुएशन को फेस किया 2002-2003 के बीच में। जैसे खासतौर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इकोनॉमी ने कि 2002-2003 के बीच में ऐसा माना जाता है कि यूएस की इकोनॉमी ने ग्रोथ रिसेशन के इस फेज को एक्सपीरियंस किया। और ऐसा भी कहा जाता है कि पिछले 25 साल में, इन लास्ट 25 इयर्स, यूएस इकोनॉमी ग्रोथ रिसेशन के कई सारे साइकिल्स को ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। इसका मतलब कि रियल जीडीपी आपकी बढ़ रही है, रियल जीडीपी अभी फॉलिंग टेरिटरी में नहीं है, नेगेटिव टेरिटरी में नहीं है, लेकिन जॉब ग्रोथ या तो नॉन एग्जिस्टेंट है, खत्म है, या जॉब ग्रोथ है लेकिन इतनी स्लो है कि जितने जॉब्स आप दे रहे हैं, मान लीजिए 10,000 पर महीने आप जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं तो हो सकता है 15,000 जॉब्स आप खो रहे हो। ज्यादा जॉब्स आप पे खत्म हो रहे हैं, कम जॉब्स आप पे क्रिएट हो रहे हैं। ओवरऑल इकोनॉमी हो सकता है जीडीपी धीरे 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 इंक्रीज कर रही हो, तो इसको कहा जाएगा ग्रोथ रिसेशन। ग्रोथ तो है लेकिन रिसेशन जैसा फील आपको होगा। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस रहा 2008, उसके बाद से एक और नया टर्म इकोनॉमिस्ट ने इस सिचुएशन को फर्दर एक्सटेंड करते हुए कॉइन किया, जिसको कहा जाता है डबल डिप रिसेशन। समझा जाए क्या है डबल डिप रिसेशन। डबल डिप मतलब 2 बार रिसेशन, पहले 1 बार रिसेशन, अब 2 बार रिसेशन। कैसे? जो कॉन्सेप्ट रिसेशन का, चाहे वो यूएस हो या यूरोजोन हो, बड़ा प्रिसाइज है, टेक्निकल है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का कहना है कि अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में आपकी जीडीपी फॉल होती हुई दिखाई देती है, गिरती हुई दिखाई देती है, तो टेक्निकली आपकी जो कंट्री है उसको रिसेशन में कहा जाएगा। और ग्लोबल रिसेशन अगर ग्लोबल ग्रोथ रेट जीडीपी 2.5% से अगर कम हो जाती है तो ग्लोबल रिसेशन कहा जाएगा। तो ये जो आइडिया है, ये डबल डिप रिसेशन, इसी रिसेशन का ही एक्सटेंशन आप कह सकते हैं। डबल डिप रिसेशन का मतलब है, मान लीजिए आपकी कंट्री इकोनॉमी एक बार रिसेशन में एंटर कर चुकी है। इसका मतलब आपके 2 कॉन्जिक्यूटिव जो क्वार्टर्स हैं उसमें जीडीपी आपकी गिरती हुई दिखाई देती है, फॉल होती हुई दिखाई देती है, लेकिन उसके बाद एक शॉर्ट लिव्ड रिकवरी आप देखते हैं कि जीडीपी गिर रही है फर्स्ट क्वार्टर, जीडीपी गिर रही है सेकंड क्वार्टर, हल्की सी रिकवरी आई, लेकिन फिर से जीडीपी वापस गिरी। तो इसका मतलब जीडीपी फॉल रिकवरी, फिर फॉल फिर रिकवरी। तो डबल डिप, 2 डिप हो गए, 2 बार आपकी जीडीपी रिसेशन में गई। बीच में एक शॉर्ट रिकवरी हो सकती है, बीच में एक शॉर्ट पॉजिटिव ग्रोथ हो सकता है, लेकिन रिसेशन, रिकवरी, रिसेशन, फिर रिकवरी, यह है डबल डिप रिसेशन। और रिसेशन के जो रीजंस हैं वो कई तरीके से हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जैसा हम समझ चुके हैं कि जो मेन रीजन है स्लो डाउन का, रिकवरी का, डिप्रेशन का, वो यही है कि आपकी जो डिमांड है
वो मेजर स्लो डाउन एक्सपीरियंस कर रही है, चाहे फिर वो गुड्स की डिमांड हो, वो सर्विसेज की डिमांड हो, और जिसकी वजह से ले ऑफ्स होते हैं, फोर्स जॉब कट्स होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इन्फ्लेशन नेगेटिव पॉजिटिव ऑफ कोर्स कम होता है, स्पेंडिंग कटबैक्स होते हैं, लोग खर्च करना बंद कर देते हैं, बचाना शुरू कर देते हैं कि जॉब पता नहीं कितने दिन बाद मिलेगा, तो सेविंग मोड में आ जाते हैं। डबल डिप का और एक एक्सटेंशन, ट्रिपल डिप भी हो सकता है कि जब रिसेशन फिर रिकवरी फिर रिसेशन फिर रिकवरी, तो फिर से एक बार रिसेशन और रिकवरी भी हो सकती है। इसको वर्स्ट के सिनेरियो भी आप समझ सकते हैं। ये फियर में हो सकता है, स्पेकुलेशन में हो सकता है कि हो सकता है इकोनॉमी की पहला रिसेशन आया, थोड़ी सी रिकवरी की, लेकिन फिर से रिसेशन आया, थोड़ी सी रिकवरी की, तो आपको डर रहेगा कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी सी रिकवरी के बाद फिर से हम रिसेशन में चले जाएं, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले एक्सपीरियंस किया। तो ये जो ट्रिपल डिप रिसेशन होगा, जिसमें रिसेशन रिकवरी रिसेशन रिकवरी रिसेशन रिकवरी, ये कहीं ज्यादा डीपर होगा, लॉन्गर होगा, और इससे रिकवर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो ग्लोबल ऑर्डर है, वर्ड है, उन्होंने इस चीज को स्पेकुलेट करना या इसका फियर एक्सपीरियंस करना शुरू किया यूरोजोन क्राइसिस के बाद, और यह समझा गया कि जो फर्स्ट क्वार्टर है यूरोजोन में 2013 के बाद, हो सकता है पूरा यूरोप या यूरोजोन डबल डिप ट्रिपल डिप रिसेशन को एक्सपीरियंस करना शुरू कर दे। तो दोस्तों, ये हमारी कुछ मेजर टर्म्स रही। एक बार फिर से क्विक रिवीजन। सबसे पहले डिप्रेशन, फिर रिकवरी, फिर बूम, और बूम में भी ओवर हीटिंग ऑफ इकोनॉमी, फिर रिसेशन, और रिसेशन के बाद आपने ग्रोथ रिसेशन देखा, और ग्रोथ रिसेशन के बाद आपने डबल डिप रिसेशन देखा, और डबल डिप रिसेशन के बाद आप लोगों ने ट्रिपल डिप रिसेशन की भी बात की। अब एक क्विक समरी कंक्लूजन कि जो बिजनेस साइकिल्स हैं, जैसा भी हमने देखा, उसका मतलब ही यह है कि जो प्रोडक्शन लेवल्स हैं उसमें कैसे फ्लक्चुएशन होगा, कि आपका बेस्ट केस सिनेरियो बूम से वर्स्ट केस सिनेरियो आपका हो सकता है डिप्रेशन, बीच में स्लो डाउन हो सकता है, बीच में रिसेशन हो सकता है, बीच में डबल डिप रिसेशन हो सकता है, ट्रिपल डिप रिसेशन हो सकता है, बीच में रिकवरीज भी हो सकती हैं, गवर्नमेंट भी इंटरवीन कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर भी परफॉर्म कर सकता है, जॉब्स भी जा सकती हैं, डिमांड बढ़ सकती है, डिमांड कम हो सकती है, प्रोडक्शन कम हो सकता है, प्रोडक्शन बढ़ सकता है, इन्फ्लेशन कम हो सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, सैलरीज बढ़ सकती हैं, कम हो सकती है। ये बहुत सारे जो परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस हैं, यही हैं बिजनेस साइकिल्स। और अगर शॉर्ट में हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा कि इकोनॉमीज फ्लक्चुएट करती ही क्यों हैं, क्यों ना हम उनको एकदम हमेशा स्टेबल रखें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं इकोनॉमी को जो ड्राइव करते हैं। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है, अनसर्टिनिटी होती है, कई बार लॉजिकल, कई बार इलॉजिकल एक्सपेक्टेशंस की वजह से, कई बार हो सकता है ऐसे फैक्टर्स हों जो आपके कंट्रोल में नहीं हों, कई बार हो सकता है ग्लोबल फैक्टर्स हों, जैसे भी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हैं, तो उसमें आप चाहकर भी बहुत कुछ शायद ना कर पाए। इसके अलावा कई बार इनोवेशन की कमी की वजह से, जिसको कहते हैं क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, कि जब तक पुरानी चीजें, ऑब्सोलीट चीजें खत्म नहीं होंगी, नई चीजें कैसे आएंगी जो ज्यादा एफिशिएंट हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, सस्ती हो, सब तक पहुंच पाए, एक्सेसिबल हो। तो अगर इनोवेशन नहीं होगा, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, तो उसकी वजह से भी स्लंप या स्लो डाउन प्रोडक्शन एक्टिविटीज में, इकोनॉमी में आ सकता है। कई बार जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं वो भी इंपैक्ट कर सकती हैं। मान लीजिए अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की गवर्नमेंट की पॉलिसीज टाइमली लॉन्च नहीं की गई, जैसे अभी इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नजर आता है, आरबीआई रिस्पॉन्ड करने की कोशिश कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो मान लीजिए रिस्पॉन्ड ना करें, या रिस्पॉन्ड तो करें लेकिन टाइमली रिस्पॉन्ड ना करें, या टाइमली भी रिस्पॉन्ड करें लेकिन उनका रिस्पॉन्स इफेक्टिव ना हो, तो हो सकता है इन्फ्लेशन एकदम टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो वो बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फिर हिट कर सकता है, इंपैक्ट कर सकता है। और एक क्विक माइंड ट्विस्टर, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो जो उधार लेंगे उनके लिए अच्छा होगा, बोरोवर्स के लिए, या फिर जो लैंड करेंगे उनके लिए? बोरोवर्स के लिए, क्योंकि मनी की वैल्यू कम हो जाएगी, इरोड हो जाएगी इन्फ्लेशन की वजह से, तो इन्वेस्टर्स मार्केट हो जाएगा, इन्वेस्टर्स को सस्ते में लोन मिल जाएगा, तो वो चाहेंगे कि इन्फ्लेशन ज्यादा है, मुझे तो उतना ही पैसा वापस करना, लेकिन रियल कॉस्ट में कम वापस करूंगा, तो अभी उधार लेके कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करके कुछ ना कुछ मैं कैपिटल एसेट क्रिएट कर लूं। इसके अलावा बहुत बार अनफॉरसीन डिजास्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कोविड 19 की वजह से इतने
महीनों सालों लॉकडाउन हम देखते रहे, प्रोडक्शन एक्टिविटीज, डिमांड, एम्प्लॉयमेंट सब कुछ तहस नहस हो गया। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इकोनॉमीज फ्लक्चुएट करेंगी। इकोनॉमीज फ्लक्चुएट करेंगी तो अलग अलग फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल आप एक्सपीरियंस करेंगे। सबसे अच्छा है बूम, सबसे खराब है डिप्रेशन, बीच में 4 और डिफरेंट इंटरमीडिएट स्टेजेस, उनको भी एक्सटेंड करेंगे तो आप डबल डिप रिसेशन, ग्रोथ रिसेशन, ट्रिपल डिप रिसेशन को भी आप डिफाइन करने की कोशिश कर सकते हैं। रिसेशन की टेक्निकल टर्म्स डेफिनेशन है वर्ल्ड बैंक IMF के थ्रू 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स, वहीं ग्लोबल रिसेशन के लिए 2.5% ऑफ ग्लोबल ग्रोथ रेट। उससे अगर हमारी ग्रोथ रेट कम हो जाती है तो कहा जाएगा कि ग्लोबल रिसेशन स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, इसके साथ आज का हमारा लेक्चर और ये 4 लेक्चर्स की जो छोटी सब सीरीज थी इन्फ्लेशन और बिजनेस साइकिल की, वो आज हम खत्म करते हैं, रैप अप करते हैं। अब लेक्चर 14 से एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का डिटेल डिस्कशन हम लॉन्च करेंगे, जिसमें हम लैंड रिफॉर्म्स की बात करेंगे, जिसमें हम सप्लाई चेन की बात करेंगे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करेंगे। इसके अलावा अलग अलग टाइप की क्या मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, क्या क्या रिफॉर्म्स हैं, फूड प्रोसेसिंग क्या है, स्टोरेज का क्या सिनेरियो है, बहुत सारे डिफरेंट एरियाज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो GS हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे वो एथिक्स हो, चाहे वो ऐसे हो, इवन इंटरव्यू हो, एग्रीकल्चर इज समथिंग which has an impact on everybody's life. Stay tuned. जय हिंद, जय भारत।